सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस फेसबुक लाइव चर्चा में शामिल होने वाले या इसे सुनने वाले सभी साथियों को सादर नमस्कार। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग आने वाले दिनों में आप सब लोगों के सामने आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होंगे, संघर्ष के रास्ते पर चलकर सरकार की उन नीतियों को, सरकार के उन निर्णयों को रुकवाने में अपना योगदान देंगे। आज हम आपसे 2-3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे और वो तीनों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी पचमढ़ी में जो परसों कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में 3 श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है, जो मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ श्रमिक कर्मचारी वर्ग के आर्थिक हितों के खिलाफ है, उनको गुलाम बनाए रखने की एक ऐलान है। ये मध्य प्रदेश सरकार का एक ऐसा निर्णय है जिसकी चर्चा अखबारों में भी नहीं ज्यादा हुई, सोशल मीडिया पर भी ये बातचीत नहीं शुरू हुई है, लेकिन सरकार ने श्रम कानूनों में संशोधन करके आप सब लोगों से उन तमाम सारे अधिकारों को छीनने की तरफ कदम बढ़ा दिया है जो आपको आजादी के बाद से मिले थे। तो इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, एमपीबी में अचानक से मध्य प्रदेश के सरकार ने बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों के ट्रांसफर का फरमान सुनाया था सारी कंपनियों में, और सोशल मीडिया पर आप सब लोगों की सक्रियता के कारण वह एक मुद्दा बना और आज सरकार इस मुद्दे पर भी बैकफुट पर पहुंची है। तीसरा, पिछली चर्चा में हमने आपसे मुख्यमंत्री जी का कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले स्वागत सत्कार की बातचीत की थी और आपको बताया था कि 5 जून को उज्जैन में मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों के कार्यक्रम में आने वाले हैं, जिसकी तैयारियां बड़े व्यापक स्तर पर कर्मचारी वर्ग कर रहा था। मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम को में जाने से इनकार किया और वो कल 5 जून को वहां उस कार्यक्रम में नहीं गए और वो आयोजकों को स्थगित करना पड़ा। तो इसके पीछे भी क्या कारण रहे? ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और चौथा जो मुद्दा है वो ये है कि देखिए, आपकी संख्या करोड़ों में है, सरकार इन करोड़ों लोगों पर ही एक साथ सुनियोजित तरीके से हमले कर रही है, इसलिए आप सब लोगों की एकता बहुत जरूरी है और एकजुट होकर संघर्ष के जरिए ही आपके लिए कोई रास्ता निकल सकता है। इसलिए आप संघर्ष के महत्व को समझें और अपने अपने स्तर पर एक दूसरे को जोड़ने का काम करें। तो साथियों, पहला तो ये कि आप सब लोग जो जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह है कि आज की इस चर्चा को आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और इस पेज पर भी अधिक से अधिक लोगों को लाने की कोशिश करें। ये इसलिए जरूरी है कि मीडिया में जिस तरीके से चर्चा उनकी आपकी नहीं होती है, यही एक पेज है जिस पर हम इस आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के बारे में बातचीत करते रहते हैं, लोगों तक इन जानकारियों को पहुंचाते रहते हैं और सरकार तक भी ये बात पहुंचती है। इसलिए इस पेज पर जितने ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे उतनी बात अपनी प्रभावशाली तरीके से पहुंचेगी। तो साथियों, अब बात शुरू करते हैं श्रम कानूनों में किए गए संशोधनों की। पहली बात तो यह है कि ये श्रम कानून होते क्या हैं और जिनमें सरकार संशोधन करने को बेताब है। तो आप सब लोग ये बात को महसूस करते होंगे और जानते भी हैं, समय समय पर हमने बताया भी है कि जितना भी काम करने वाला वर्ग है, चाहे वो मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे दूसरे जो काम करने वाले लोग हैं,
उनके लिए सरकारों ने आजादी के बाद से ही कुछ कानून बनाए थे, जिन कानूनों के तहत उनको वेतन का, सामाजिक सुरक्षा का, उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोलने और उसके साथ न्याय करने का अधिकार मिला हुआ था। वेतन, न्यूनतम वेतन भी है जिसमें सामाजिक सुरक्षा पे पीएफ और ईएसआई भी है, और भी अन्य जो लाभ थे वो श्रम कानूनों के तहत ही आपको मिले हुए थे। रहने के लिए मकान की भी सुविधा जो है इन श्रम कानूनों के तहत मिलती थी कारखाना मजदूरों को। कुल मिलाकर ये है कि ये जो श्रम कानून है, ये श्रम कानून आपको सम्मान से काम करने, सम्मानजनक वेतन लेने और आर्थिक रूप से ताकत बढ़ने का अधिकार देते थे, और इसे आप अपने संगठन बनाकर, यूनियन बनाकर संघर्ष के जरिए हासिल करते थे, और आपने किया भी। हाल ही में जो न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित हुआ है, जो पहली बार मध्य प्रदेश में, सबको भले ही नहीं मिल पाया हो, आगे मिलेगा, लेकिन मिला है आप सब लोगों में से, और आप इसको देखकर ये बढ़े हुए वेतन को एरिया सहित जो भुगतान हो रहा है उससे आपके अंदर थोड़ा उत्साह भी पैदा हुआ है, आपको खुशी भी मिली है, और आपको लगा है कि हमारे भी अपने कोई अधिकार है जिन्हें हम संगठित होकर ले सकते हैं। तो ये जो श्रम कानून है वो बहुत महत्वपूर्ण कानून है। मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हीं कानूनों को कमजोर करने की, उनको खत्म करने की कोशिश की है, और उसकी कैबिनेट में मंजूरी देकर उसकी शुरुआत कर दी है। कानून क्या थे? एक ठेका कर श्रमिक है, इसको आउटसोर्स कर्मचारी कहते हैं, जो सरकारी दफ्तरों में भी काम करता है, कारखानों में भी काम करता है, दूसरे अन्य जगहों पे भी काम करता है, शॉपिंग मॉल में भी काम करता है, बहुत जगह जगह जो ठेका श्रमिक है। उसके लिए एक कानून था कि यदि किसी संस्थान में 10 ठेका श्रमिक काम करते हैं, 20 ठेका श्रमिक काम करते हैं, तो उन पर जो भारत के श्रम कानून है वो उस पर लागू होते हैं, वो उसके दायरे में आते हैं, और उन 20 ठेका श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भी अधिकार है, ईएसआई का भी अधिकार है, पीएफ का भी अधिकार होगा, उन्हें महिलाओं को मातृत्व अवकाश का अधिकार होगा, उन्हें ईएल का अधिकार होगा, उन्हें हाउस रेंट का भी अधिकार होगा, हर 6 महीने में बढ़ने वाले डीए का भी अधिकार होगा। ये यदि किसी संस्थान में 20 ठेका श्रमिक काम करते हैं तो वो श्रम कानूनों के दायरे में आते हैं। अब सरकार ने इसमें क्या संशोधन किया है? अब सरकार ने उसमें यह संशोधन कर दिया है कि अब 20 की जगह जहां 50 ठेका मजदूर होंगे उन्हें इन श्रम कानूनों का फायदा मिलेगा। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि ज्यादातर दफ्तरों में, ज्यादातर उद्योगों में ठेका श्रमिकों की संख्या 10, 15, 20, 25, 30, 40 तक होती है। 20 से ऊपर हो जाती थी, वो यूनियन बना लेते थे, न्यूनतम वेतन मांगने लगते थे। इससे कंपनी वालों को दिक्कत होती थी। तो कंपनियों को ने दबाव डाल के सरकार से कहा कि इसमें संशोधन किया जाए और इसकी लिमिट 20 की जगह 50 की जाए। तो सरकार ने उसकी लिमिट 20 की जगह 50 कर दी। अब 50 की लिमिट करने के से होगा ये कि आप जो आज न्यूनतम वेतन मांगने का जो आपका अधिकार था, वह न्यूनतम वेतन आप नहीं मांग सकते, क्योंकि आप श्रम कानून के दायरे से बाहर हो गए। आप मांगेंगे, देगा तो कंपनी देगी तो देगी, नहीं देगी तो नहीं देगी। ये आपको छुट्टी कंपनी को देना होगी तो देगी, नहीं देना होगी तो नहीं देगी। पीएफ काटेगी तो काटेगी, नहीं काटेगी तो नहीं काटेगी। माने उसके ऊपर कोई श्रम कानूनी दबाव नहीं रहेगा, क्योंकि 50 से ज्यादा अगर किसी का जगह ठेका मजदूर होगा तो वह लागू होगी, लेकिन 50 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मालिक ये करेगा कि
टुकड़े टुकड़ों में ठेके दे देगा, तो इस तरीके से 50 से ज्यादा मजदूर हो ही नहीं पाएंगे। तो एक तो ठेका मजदूरों की जो संख्या लिमिट थी, जो 20 से बढ़ाकर 50 कर दी है, इससे हमारे बहुत सारे ठेका मजदूर, ठेका कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी श्रम कानूनों के दायरे से बाहर जा रहे हैं। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई छात्रावास है, मतलब स्कूल छात्रावास है, वहां पर अभी 15-20 तक आउटसोर्स ठेका कर्मचारी होते थे। कंप्यूटर ऑपरेटर होता था, चौकीदार होता था, खाना बनाने वाला होता था, सफाई करने वाला होता था। इस तरीके से 20 के आसपास 15-20 लोग होते थे और वो न्यूनतम वेतन मांगते थे और मिलता भी था, नहीं मिलता था, वो एकल मुद्दा है, लेकिन वो मांगने के अधिकारी थे। तो उस स्कूल छात्रावास में 50 तो आउटसोर्स कर्मचारी नहीं रखे जा सकते क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए उस स्कूल का प्रिंसिपल, अधीक्षक अपने यहाँ एक काम करने वाले आउटसोर्स ठेका श्रमिकों से मनमाने तरीके से काम कराएगा, यानी उनके साथ अन्याय करेगा, शोषण करेगा और वो बेचारे मांग भी नहीं पाएंगे। एक तरीके से वो गुलाम बन जाएंगे। तो जो हमारे मांगने का अधिकार था उसको खत्म किया जा रहा है। यही ये ठेका श्रमिकों के बारे में इन्होंने संशोधन को मंजूरी दी है। यही दूसरा जो कारखाना अधिनियम में भी संशोधन किया है। अभी तक ये था कि किसी कारखाने के अंदर जो बिजली से चलने वाला कारखाना है, बगैर बिजली के चलने वाला कारखाना है, या बगैर बिजली के काम जिस कारखाने में या जिस कार्यस्थल में होता है वहां 10 मजदूर यदि काम कर रहे हैं तो वो श्रम कानूनों के दायरे में होते हैं और श्रम कानूनों के तहत उनको फायदा मिलना चाहिए। और ऐसे कारखाने जो बिजली की शक्ति से चलते हैं उनमें 20 लोगों की लिमिट थी। कितनी? 20। अब सरकार ने क्या किया कि इसमें भी इनने संशोधन कर दिया। 10 की जगह 20 कर दिए गए और 20 की जगह 40 कर दिए गए। ये छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो छोटा छोटा सामान बनाते हैं, जिन्हें आप जिनको आप कह सकते हैं लघु उद्योग, यानी पूरा लघु उद्योग क्षेत्र में काम करने वाला जो हमारा मजदूर वर्ग है वो पूरा का पूरा श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो गया, क्योंकि वहां छोटे छोटे कारखाने ही ज्यादा होते थे जो अलग अलग तरीके का काम बनाते थे। मतलब मजदूर तो वहां 100 है, लेकिन 100 मजदूर एक कैटेगरी के नहीं है। वहां 10 मजदूर ऐसे होते हैं जो पैकिंग का काम करते हैं, 10 मजदूर हैं जो बनाने का काम करते हैं, 10 मजदूर अलग काम करते हैं। इस तरीके से वो अलग अलग श्रेणियों के मजदूर होते हैं जो आपने श्रम विभाग के जो लेटर निकलते हैं उसमें आपने देखा भी होगा, उनके सबका जिक्र रहता है उसमें। तो अलग अलग तरीके होते हैं। तो पहले 10 लोग काम करते थे जिस तरीके का, वो श्रम कानूनों के दायरे में थे और उनको लाभ मिलता था। अब उसको बढ़ा के 20 कर दिया और 20 को उन्होंने 40 कर दिया, यानी औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों को भी श्रम कानून के दायरे से बाहर किया गया है। यह एक तरीके से मध्य प्रदेश में मेहनतकश वर्ग को गुलाम बनाने की तरफ ले जाने वाला कदम है। इसका विरोध होना चाहिए। हम अपने संगठन की तरफ से इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे, सरकार से कहेंगे कि अपने इन श्रम कानूनों में किए गए संशोधनों को वो वापस ले। इसकी एक प्रक्रिया है जो अभी चलेगी, ठीक वैसे ही चलेगी जैसे न्यूनतम वेतन रिवाइज की प्रक्रिया चली थी। आपको याद हो, पहले न्यूनतम वेतन देने की बात मध्य प्रदेश सरकार ने की थी, फिर श्रम विभाग ने एक प्रस्ताव जारी किया था, फिर उस पर दावे आपत्ति मंगाई गई थी, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, वो लागू हुआ, फिर मालिकों ने उस पर आपत्ति ली तो वो हाईकोर्ट में फंस गया था। ठीक ये जो कैबिनेट ने 3 श्रम कानूनों में जो संशोधन किया है, इसमें भी यही होने वाला है कि अभी श्रम विभाग एक अधिसूचना जारी करेगा जिस पर 3 महीने के अंदर दावे आपत्तियां मंगाई जाएंगी। 3 महीने का समय देंगे, उसके बाद दावे आपत्तियों का पर विचार विमर्श होगा, उसके बाद इसे
सरकार की मंजूरी मिल जाएगी और ये कानून बन जाएगा और ये इसको लागू कर दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलेगी। तो जब दावे आपत्ति का समय होगा तब हम अपने लोगों से कहेंगे कि वो बड़े स्तर पर व्यापक तरीके से एकजुट होकर इसका विरोध करें, जिससे कि हम लोगों को जो श्रम कानूनों का जो फायदा मिला है और हम जिन कानूनों के तहत अपने अधिकार हक की बात करते हैं वो सुरक्षित रहे, बचा रहे। तो साथियों, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अभी नया नया है, आप लोगों की समझ में उतना जल्दी नहीं आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर एक बड़ी बहस शुरू होगी। बहुत सारे श्रमिक संगठन हैं जो इसके विरोध में हैं, बहुत सारे श्रमिक संगठन होंगे जो इसके पक्ष में रहेंगे। इसलिए हम और दूसरे श्रमिक संगठनों से भी बातचीत करेंगे और हो सकता है कि जुलाई में इस मुद्दे को लेकर बड़ी विरोध कार्रवाइयों का आयोजन हो। हम उनके साथ रहेंगे क्योंकि ये करोड़ों करोड़ हमारे मेहनतकश वर्ग के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यहाँ चिंता की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार से जुड़े हुए संगठन है, बीएमएस, राज्य कर्मचारी संघ जैसे संगठन है, वो इसके समर्थन में इसका विरोध नहीं करते हैं, जबकि वो खुद को कर्मचारी मजदूरों का संगठन कहते हैं कि बड़ा चिंता की विषय है। और इन्हीं दोनों संगठनों के प्रभाव में हमारे लोग भी हैं। इसलिए हम सब लोगों को इस सच्चाई को भी लोगों को बताना है। हम बीएमएस के और राज्य कर्मचारी संघ के नेताओं से भी अपील करेंगे कि वो इस मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी निर्णय का खिलाफ के विरोध में बोले और संघर्ष में हम लोगों का साथ दें। तो साथियों, ये जो फैसला सरकार ने किया है ये कोई अचानक किया गया फैसला नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए, ये पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में ये प्रयोग किया जा रहा था। इसे धीरे धीरे लागू किया जा रहा था। जब सरकार को ये भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि हम कर्मचारी मजदूर का शोषण कर सकते हैं और कोई विरोध नहीं हो सकता, तो इस कानून को भी संशोधित करके लागू किया जा सकता है। ये भरोसा कैसे हुआ? ये भरोसा ऐसे हुआ कि आज ही मध्य प्रदेश में अभी ही आप सब लोग भी हैं, हमारे तमाम सारे लाखों की संख्या में कर्मचारी है जो अंशकालीन कर्मचारी है, स्कूलों छात्रावास में काम करता है, अस्थायी कर्मचारी है, पालक शिक्षक संघ से जिनको रखा जाता है। उन्हें क्या मिलता है? 4,000 5,000 रुपए। और 15-20 साल से वो लोग काम कर रहे हैं। जब सरकार ने देखा तो हमको 10-12 हजार रुपए देने की क्या जरूरत है, लोग 4,000-5,000 में भी काम कर ही रहे हैं, नाम बदल दिया उन्हें अंशकालीन कर रहे हैं। तो ये 15-20 साल से प्रयोग हो रहा था। पंचायतों में जो काम करने वाला जो चौकीदार है, पंप ऑपरेटर है, वो 3,000 रुपए में काम करा रही है सरकार, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई विरोध नहीं कहीं से हो रहा। तो जिस तरीके से सरकार ने पिछले 15 साल में ये प्रयोग किया, फिर उन्होंने कहा सरकारी और दूसरे विभागों में जहां संविदा पर नौकरी मिलती थी, जहां स्थायी नौकरी मिलती थी, उनको उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। कंप्यूटर ऑपरेटर आउटसोर्स कर दिया, मास्टर आउटसोर्स कर दिया। कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, उनसे 7,000 8,000 9,000 में काम करा रहे हैं। ड्राइवर आउटसोर्स कर दिया। जब कहीं विरोध नहीं हुआ तब सरकार को लगा कि ये वो लोग हैं जो गुलाम रहकर भी काम कर सकते हैं, इन्हें श्रम कानूनों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ये संशोधन किए गए और कर दिए उन्होंने। क्योंकि ये 15-20 साल में उनका भरोसा पैदा हो गया कि हम जो कुछ भी करेंगे उसका विरोध नहीं होगा, लोग स्वतः उसको स्वीकार कर लेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो हमको डरा देंगे, धमका देंगे। और उन्होंने डराना धमकाना शुरू भी कर दिया। ये जो एमपीवी में हजारों लोगों के ट्रांसफर का जो फरमान जारी हुआ वो क्या था? वो आउटसोर्स कर्मचारियों को एकजुट होने से रोकने वाला फरमान था। उनका ये संदेश था सरकार का, विभाग का, कि यदि तुमने चू चपर की, तुमने अगर अपने हक अधिकार की बात की तो तुमको या तो नौकरी से निकाल देंगे या ऐसी जगह पटक दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा जहां तुम नौकरी नहीं कर पाओगे, घर बैठ जाओगे। ये डराने की यही होती है एक्चुअली में गुलामी, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं।
और हमसे इसी तरीके से काम कराने की स्थायी व्यवस्था सरकार करना चाहती है। इसलिए ये 3 श्रम कानूनों में संशोधन किया गया है। तीसरा है कि आप जब अपना कोई हड़ताल आंदोलन करते हैं तो अभी उसके लिए भी आपको 1 महीने पहले सूचना देनी पड़ेगी। यानी आपका वेतन नहीं मिला है, अगर आप वेतन की मांगने के लिए अगर कोई ज्ञापन देने जाते हैं, रैली निकालते हैं, धरना करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो 1 महीने पहले आपको उनको बताना पड़ेगा कि हम ये कर रहे हैं। अब 1 महीने पहले अगर आप उनको बताएंगे तो 1 महीने में वो या तो वैकल्पिक की व्यवस्था कर लेंगे और आपको हड़ताल आंदोलन करने से रोक देंगे। ये तीसरा संशोधन है। तो इस तरीके से सरकार ने आप पूरे मेहनत कश वर्ग पर अपना शिकंजा कस लिया है। और ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि सरकार को पता है कि जिस दिन इन कामगार कर्मचारी वर्ग की एकता बन गई, उस दिन उनका जो दावे हैं, उनके जो भाषण हैं बड़े बड़े, उन भाषणों की, उन दावों की पोल खुल जाएगी। अभी हमने राजगढ़ की एक खबर डाली है कि हमारे आउटसोर्स व्यवस्था में बड़ा स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। करोड़ों का भ्रष्टाचार है। कुछ कर्मचारियों को मतलब 50 लोगों को नौकरी दी, 150 लोगों का वेतन निकाला। बताइए कितनी बड़ी चोरी है जो इस आउटसोर्स के नाम पर हो रही है। और हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को जो उनके लिए तय न्यूनतम वेतन है वो भी उनको नहीं मिलता है। कंपनियां नहीं देती हैं, अधिकारी भी नहीं देने देते हैं। तो ये पूरी एक मिली भगत है कंपनी, अधिकारी और नेता मंत्रियों की, जो आपके साथ पूरे मेहनत कश वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि इस धरती को, इस देश को स्वर्ग बनाने वाला जो वर्ग है वो मेहनत कश वर्ग है। वही बनाता है सब कुछ। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज लोकार्पित किया है, 3 वर्ष से उनके भाषण चल रहे थे। कई सुरंगों के बीच से वो गुजर के गया है और निश्चित रूप से वो बड़ा काम है जो 2002 में शुरू हुआ था और 2014 तक उसका 90% तक काम पूरा हो गया था। मोदी जी को बचे हुए 10% काम को पूरा करने में 11 साल लगे। आज उन्होंने उसको उद्घाटन कर दिया, बड़ा भाषण दिया। वो ऊंचा पुल किसने बनाया? वो सुरंगें किसने बनाई? दुनिया का सबसे ऊंचा पुल ऐतिहासिक, जिसके तारीफ में कसीदे करे जा रहे थे, जिसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, निश्चित रूप से वो तारीफ करने वाला पुल है। वो किसने बनाया था? मजदूर ने। उस पुल को बनाने में जिसका पसीना लगा है वो कौन है? मजदूर है। यदि वो मजदूर नहीं वहां मेहनत करता तो क्या वो पुल बन जाता? नहीं बनता। और कितनी मजदूरी में बनाया पता है? वहां पर काम करने वाले मजदूर को 300 साढ़े 300 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिलती थी। और पिछले दिनों जब कुछ हादसे हुए थे तब खबरें निकल के आई थी कि वह जितना मजदूर काम कर रहा था उसको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं थी, कोई। तो वो पुल भी तो मजदूर ने बनाया। यानी इस हिंदुस्तान को बनाने वाला जो वर्ग है वो मजदूर कर्मचारी वर्ग है और उसी को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। गुलाम क्यों बनाया जा रहा है? और ये मजदूर ने कोई पहली बार तो कोई चीज नहीं बनाई है। एक व्यवस्था आजादी से पहले भी हुआ करती थी। आप बड़े बड़े किले देखते हैं, लाल किले, आप ताजमहल देखते हैं, आप राजे रजवाड़ों के महलों के बारे में सुनते होंगे। ये किसने बनाए थे? ये भी मजदूर वर्ग ने बनाए थे। मुगलों के समय ये व्यवस्था बनाई गई थी कि ये जो लोग हैं जो फालतू बैठे रहते हैं, इनको काम पर लगाओ, 2 वक्त खाना खिलाओ और इनसे अपने किले बनवाओ। ये मुगलों ने ये व्यवस्था लागू की और उन्होंने, मुगलों ने लोगों को बुला बुला के उनसे ऊंचे ऊंचे किले बनवाए और 2 वक्त का खाना खिलाया। और जितने भी किले बने हुए हैं वो मुफ्त में बनवाए गए किले हैं मजदूर से।
अंग्रेजों ने भी यही परंपरा शुरू की, इसी परंपरा को आगे बढ़ाया कि मजदूरों को उन तमाम सारे अधिकारों से वंचित रखा। खुले में सोने के लिए मजबूर थे, खाना पर जिंदा रहकर वो बंगले बनाते थे, महल बनाते थे, सड़कें बनाते थे, पुल बनाते थे। अंग्रेजों के लिए कोई अधिकार नहीं था। आज हम आजादी के 75 साल बाद ठीक वहीं आकर खड़े हो गए हैं जहां हम मुगलों के समय था हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग, जहां अंग्रेजों के समय था। आज 75 साल बाद हिंदुस्तान के इस मध्य प्रदेश के मेहनत कश वर्ग को वही ले जाकर खड़ा कर दिया, जिससे उसको मिले हुए तमाम सारे कानूनी अधिकार छीने जा रहे हैं। मोदी जी हमारे भी भाषण दे रहे थे, अब आपको पैसे की जरूरत नहीं है। सरकार आपसे कहेगी कि इनको पैसे की क्या जरूरत है। सरकार ने इनको मकान दे दिया, प्रधानमंत्री आवास के तहत एक पक्का कमरा दे दिया, आप उसमें सोइए। खाने के लिए 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, आप उसको खाइए। यही है ना। आपके घर की महिला को 1200 रुपए 1250 रुपए महीना मिल रहा है, उससे आप नमक मिर्ची लाके गेहूं दे ही रहे हैं। आपको उज्ज्वला के तहत सिलेंडर भी दे दिया है उनने। आपको दूसरे भी वो थोड़े करके आपको वो कुछ न कुछ दे ही रही है सरकार। तो फिर आपको वेतन की जरूरत क्या है। सरकार ये बात आपसे कहेगी, और जब तुम आप वेतन बढ़ाने की बात करोगे, वेतन मांगोगे, तो सरकार आपसे कहेगी कि सब कुछ तो सरकार दे रही है, अब आपको काय की जरूरत है। आपकी बच्चियों की शादी सरकार करा रही है सामूहिक विवाह योजना में, फिर आपके लिए काय के लिए पैसा चाहिए। यानी आपको जो मिलने वाला वेतन, जिसका अधिकार आपको मिला था आजादी के बाद, वो आपके वेतन को के अधिकार को भी सरकार आपसे छीनने वाली है। ये 3 श्रम कानूनों में जो संशोधन की बात हमने की है, जो उसी दिशा में उठाया गया सरकार का कदम है। यदि आप अब भी नहीं चेते, अब भी जागरूक नहीं हुए, तो भले ही आपने अंग्रेजों के समय की गुलामी नहीं देखी है, आपने मुगलों के समय की बदहाली नहीं देखी है, लेकिन इस राम राज्य की बदहाली आप जरूर देख लेंगे। आपकी आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगी, क्योंकि आप पढ़े लिखे युवा हैं। आप इस रास्ते को रुकवा सकते हैं, ये मेरा विश्वास और भरोसा है। इसलिए आप संगठित होइए, संघर्ष से जुड़िए, और सरकार जो कामगार कर्मचारी विरोधी जो कदम उठा रही है, उसके खिलाफ होने वाले हर तरीके के संघर्ष में एकजुट होइए, साथ दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।